हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर को पढ़ रहे हैं और अब हम आज पढ़ने वाले हैं चतुर्दश पाठ को, जिसका नाम है आर्यभट्ट। इसके टेस्ट पेपर को आज हम सॉल्व करवाएंगे। पाठ हम पूरा पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी का पूरा अनुवाद करवा दिया है, आपको सॉल्यूशन पूरा करवा चुके हैं। अब आती है टेस्ट पेपर की बारी कि हमने जो टेस्ट पेपर दिया आप कितना उसको सॉल्व कर पाए, कितना आप समझ पाए। तो जैसा कि देखिए, हमें जो टेस्ट पेपर है वो किस हिसाब से आता है, भाई शब्द रूपों के हिसाब से आ जाता है, क्योंकि भाई रिक्त स्थान आते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आप उनकी सही विभक्तियों को पहचान करके, धातु रूपों को पहचान करके आप सही उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। केवल एनसीईआरटी के अभ्यासों को रटना केवल हमारा ज्ञान नहीं है, हमें आपको ये भी सिखाना है कि हर एक जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, क्यों लगी है, क्या अर्थ बता रही है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम पाठ पढ़ाने में हमने एक एक चीज़ को आपको बताया है। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न को देखेंगे। लिखा है प्रदत्त विकल्पेभ्य यानी दिए हुए विकल्पों से उचित पदम चित्वा, उचित पद को चुन करके। अब हमने ये बताइए, एभ्य शब्द चतुर्थी पंचमी दोनों में भी आता है, तो हमने एभ्य विकल्पों से हमने क्यों बोला, के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि चतुर्थी और पंचमी में दोनों में ही एभ्य एभ्य लगाया जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? एभ्य लगता है ना। तो यहाँ पर विकल्पेभ्य हमने लिख दिया। हमने बोला विकल्पों में से क्यों बोला, के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि आगे जो हमने धातु देखी उसका वो लिखा हुआ था चित्वा। ची का अर्थ होता है चुनना, और चुनने में निश्चित ही कोई बात अलग की जाती हो। जब एक किसी स्थान से किसी वस्तु को अलग किया जाता है, वहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और पंचमी विभक्ति का चिन्ह से होता है। इसीलिए हमने कहा कि प्रदत्त विकल्पों में से, इन विकल्पों में से उचित पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूर्ण करना है आपको। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा भाई इस प्रकार से टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है कि यहाँ लिखे हुए हैं विकल्प लिखे हैं, उचित विकल्प को चुनिए और अपने रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। लिखा है अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, प्रथमोपग्रहस्य नाम। तो प्रथम को अलग करेंगे तो यहाँ पे उ हमारा ओ की मात्रा गुण संधि से आती है। जब अ और उ का मेल होता है तो ओ की मात्रा उत्पन्न होती है। तो प्रथमोपग्रह जो लिखा हुआ है वो हमारा किससे मिलकर बना है? प्रथम उपग्रह। ठीक है, प्रथम उपग्रहस्य नाम यानी प्रथम उपग्रह का नाम है। अब क्या नाम है? आर्यभट्टम, आर्यभट्टीयम या आर्यभट्टः। तो यहाँ पे जो नाम है, जो प्रथम उपग्रह का नाम है, वो किन के नाम पे है? बोले कहेंगे आर्यभट्ट के नाम पे है, जो हमारे भारत के सबसे प्रथम कौन हुए? खगोलविद हुए। यानी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में उन्होंने, आज मान लीजिए आज हमारे वैज्ञानिक कितनी सारी टेक्नोलॉजी तकनीकों के बावजूद जिन चीज़ों का पता लगा पाते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को पहले ही कितने वर्ष पूर्व ही उन सभी का अनुमान लगा लिया, उन सभी के बारे में पता किया कि यहाँ पे जो सूर्य है वो स्थिर है, वो परिक्रमा नहीं करता है, हमारी पृथ्वी परिक्रमा उसके चारों ओर करती है। तो खगोलविद हुए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो उनका प्रथम उपग्रह जो हमारे भारत का बना, उसका नाम आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। तो आर्यभट्ट कैसा है? हमारा अकारांत शब्द है, जिसमें कि हम उसको बालक की तरह उसका नाम बताएंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ना ही हम आर्यभट्टम कहेंगे, नपुंसकलिंग नहीं है, तो हमारा पुल्लिंग वाला आर्यभट्टः शब्द सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है नौकायाम उपविष्टः जनः। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य, ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर कक्षा में क्या करती है? परिक्रमा लगाती है ना। ये जो परिक्रमा होती है
है ना, घूर्णन काल जो होता है हमारी पृथ्वी, उस जब सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा लगाती है तो हमें क्या अनुभव होता है? हमें अनुभव होता है कि हम तो स्थिर हैं और सूर्य घूम रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे कि नौका में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो क्या सोचता है कि ये जो पेड़ पौधे ये सब हैं, ये हमारी नौका तो स्थिर है, ये पीछे चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने कभी ट्रेन में या बस में या कार में जब जा रहे होते हैं तो आप जब अगर लगातार देखते हैं, अगर आप आगे ना देख रहे हो, आप सिर्फ अपने खिड़की के साइड से अगर आप देखो तो आपको क्या लगेगा कि ये पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे हैं, हम स्थिर हैं और पेड़ पौधे चलायमान हैं। तो ऐसा ही उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि नौका में बैठे हुए व्यक्ति को नौका स्थिर प्रतीत होती है और बाकी की सारी चीज़ें गतिमान प्रतीत होती है, वैसे ही पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों को पृथ्वी स्थिर लगती है और सूर्य चलायमान लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नौकायाम उपविष्टः जना। नौका में, नौका शब्द आकारांत है, याम सप्तमी विभक्ति है, मैं का अर्थ निकाल रही है सप्तमी विभक्ति, मैं पर का अर्थ। नौका में उपविष्टः बैठा हुआ व्यक्ति स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। किसको? नदीम, नदी को स्थिर अनुभव करता है। पृथ्वीम, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। या नौकाम, नौका को स्थिर अनुभव करता है। तो हम कहेंगे नौकाम, नौका को। अब को क्या अर्थ क्यों निकल रहा है? क्योंकि इन सभी में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। नौका शब्द आकारांत शब्द है, बालिका जैसा रूप बना हुआ है। बालिका में बालिकाम द्वितीय विभक्ति में बनता है। द्वितीय विभक्ति जिसमें लगती है उसमें हम को का अर्थ जोड़ देते हैं, यानी नौका को। नौका में याम है तो मैं का अर्थ निकाला, सप्तमी थी तो उसी नौका में को हमने मैं बोला, और जिसमें द्वितीय थी तो उसी नौका को हमने को बोला। नौका में उपविष्टः जना, नौका को स्थिर अनुभव करता है। ग्रहणे, ग्रहण में सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव। ग्रहण में, ग्रहण जो होता है, कहते हैं ना सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ। ग्रहण में सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीन ही क्या होते हैं? त्रीणी। अब त्रीणी से समझ लो कि त्रीणी जो है, ग्रहण की बात हो रही है तो त्रीणी शब्द कैसा आया है? तीन जो संख्या होती है कैसे बनती है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग अलग बनती है। पुल्लिंग के लिए तीन जो होता है, तीन को कहते हैं त्रि। मूल शब्द क्या होता है? त्रि। पुल्लिंग के लिए वही त्रि बनता है त्रयः। स्त्रीलिंग के लिए बनता है वही तिस्त्रः। और हमारे नपुंसक लिंग के लिए बनता है, नपुंसक लिंग के लिए बनता है त्रीणि। क्या बनता है? त्रीणि। त्रयः तिस्त्रः त्रीणि। तो यहाँ पे जो त्रीणि है नपुंसक लिंग के लिए है, तो कारणम, कारणः या कारणानि। बताइए अब यहाँ पे कौन सा आएगा रूप हमारा? ना ही कारणम आएगा, एक वचन का है, नपुंसक लिंग है, तीन है, मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, दो से अधिक है, तो बहुवचन वाली आएगी। कारणम शब्द कैसा है? कारणम एक वचन का है, फलम जैसा रूप बन रहा है, तो कहेंगे एक वचन वाला रूप नहीं लेंगे। कारणाः, कारणाः शब्द कैसा आ रहा है भाई? बालकाः और बालिकाः, चाहे बालक हो तो वो भी प्रथमा के बहुवचन में कैसा बनता है? बालकाः बनता है, तो कारणाः पुल्लिंग का बहुवचन बनना है। या बालिका को देखें तो वो भी बहुवचन की बन रही है, बालिकाः। तो ये भाई इतना तो हम स्त्रीलिंग वाला लगाएंगे ना पुल्लिंग वाला लगाएंगे। यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे कारणानि, क्योंकि त्रीणि जो शब्द है बहुवचन में आता है। त्रीण तो भाई तीन जो है वो बहुवचन में ही तो आएगा, बहुवचन में, और वो भी नपुंसक लिंग वाला। तो यहाँ पे आएंगे ग्रहणे, यानी ग्रहण में सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीन ही कारण होते हैं। सूर्य ग्रहण जो होता है वो ये केवल इन तीनों की वजह से ही होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है तो हमें क्या होता है भाई? इस चंद्रमा की छाया इस पृथ्वी पर पड़ती है तो हमें लगता है कि सूर्य को किसी ने ढक लिया है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और वही जब हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है
और भाई घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है और चंद्रमा जब इधर हो जाता है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्रमा ढकने लगता है। तो हमें क्या अनुभव होता है कि इस चंद्रमा धीरे 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 ढकता जा रहा है, यानी उसको कोई ग्रसित कर ले रहा है। अच्छा, पहले कथाएं क्या कहती थी? कथाएं ये कहती थी कि राहु केतु जो होते हैं वो परेशान करते हैं। वो देखो, वो राहु आया और उसने सूर्य को क्या कर लिया? निगल लिया, या सूर्य को पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया, मतलब ऐसी कुरीतियां थी। तो इनका उन्होंने खंडन किया। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? कारणानि, कि ग्रहण में सूर्य चंद्र पृथ्वी यही 3 कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्ययो मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य आए हुए, समागतस्य सामने आए हुए, चंद्रस्य छायापातनेन, चंद्र की छाया के पतन से होता है। कहते हैं पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, अब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके मध्य में जब चंद्र की छाया आ जाती है तब क्या होता है? तो हमें पृथ्वी से सूर्य ढका हुआ महसूस होने लगता है। तो तब हमें सूर्य ग्रहणम होता है, चंद्र ग्रहण होता है या काठिन्यम होता है? तो कहेंगे तब सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट की पाटलिपुत्रम निकषा आसीत, पाटलिपुत्र के निकट थी क्या? गौशाला, पाठशाला या वेधशाला? वेधशाला, उनका भी रिसर्च सेंटर। वेद, वेद धातु से वेद बना, यानी जहां पे किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान किया जाए। तो वेधशाला कहां पर थी? पाटलिपुत्र के निकट थी। तेन आर्यभट्टियम इति रचितः, उनके द्वारा आर्यभट्टियम यह रचा गया। क्या? उपग्रह रचा गया, सिद्धांत रचा गया या ग्रंथ रचा गया? उनके द्वारा ये ग्रंथ को रचा गया। आर्यभट्टः ज्योतिर्विद गणितज्ञ च आसीत, आर्यभट्ट एक ज्योतिर्विद और गणितज्ञ थे। कैसे? महान, महानः या महान। अब महान क्या हो रहा है? आर्यभट्ट की विशेषता बता रहा है। तो आर्यभट्ट में हम विभक्ति पहचानेंगे कि कौन सी विभक्ति है? तो आर्यभट्ट में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पे महान जो हम हैं नकारांत शब्द से, तो महत शब्द का हम महान प्रथमा विभक्ति का ले लेंगे। तकारांत शब्द से बनता है, महत का रूप बनता है महान, तो वो भी पुरलिंग वाला हमारा बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में महान, जो न हलंत से आएगा, ना कि पूरा आएगा, ना ही विसर्ग वाला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे हमारे उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। उचितम पदम चित्वा रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, उचित पद को चुन करके आपको रेखांकित जो पद दिए हुए हैं उन पर आधारित आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। आगे लिखा है, अब तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ अब देखिए 13 पाठ तक हमने हर एक चीज प्रश्न निर्माण की बार बार बता दी है। तो अब हम सीधा आपको बताते जाएंगे कि देखिए इसमें ये लिंग विभक्ति वचन है, इसलिए इस शब्द को हमने सही किया। ठीक है, इसके लिए बार बार कह रहे हैं प्रश्न निर्माण करना है तो किम के शब्द रूप याद कीजिए, और उसका तरीका अपने 1 से लेके 13 पाठ तक हम बता चुके हैं। तो अब समझिए, सूर्य कहते हैं पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य जो है पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो अब दिशा शब्द में याम लगा है, तो 3 चीजें इससे पूछेंगे कि बताइए आपका लिंग विभक्ति वचन क्या है? तो ये कहेंगे स्त्रीलिंग है। याम कहाँ आता है? कहाँ आता है? कहेंगे सप्तमी के एक वचन में। तो स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन वाला कस्मिन है? बोले नहीं, ये पुरलिंग का सप्तमी का एक वचन है। काम है? बोले नहीं, ये स्त्रीलिंग का द्वितीया का एक वचन है। कस्याम? तो कहेंगे ये हमारा स्त्रीलिंग का सप्तमी का एक वचन है, तो कस्याम हम इसके स्थान पे लिख देंगे और प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है मानवः पृथ्वीम, पृथ्वी शब्द ईकारांत है, स्त्रीलिंग है, पृथ्वी ईकारांत शब्द है। मां हलंत कहाँ आता है? द्वितीया के एक वचन में। तो स्त्रीलिंग का द्वितीया का एक वचन का रूप हमारा क्या बनेगा? काम हम लिख देंगे, हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। आगे लिखा है संख्या नाम, संख्या आकारांत शब्द है। संख्या कैसा शब्द है? आकारांत। नाम नाम कहाँ आता है? षष्ठी का बहुवचन। आकारांत शब्द है तो ये कैसा बनना है? स्त्रीलिंग और षष्ठी का बहुवचन। तो स्त्रीलिंग का षष्ठी का बहुवचन कौन सा हुआ? बोले ये है क्या? ये
पुरलिंग का षष्ठी बहुवचन है, कौन सा है, पुरलिंग वाला या नपुंसक लिंग का। ये कस्याह कहाँ का है, बोले ये कस्याह स्त्रीलिंग का तो है, लेकिन षष्ठी का ये कौन सा है, एक वचन का रूप है। तो कासाम स्त्रीलिंग वाला भी है और षष्ठी का बहुवचन है, तो कासाम हम लगा देंगे और ये हमारा सही उत्तर प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। आगे लिखा है यदा पृथिव्या छाया पातीन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते तथा चंद्र ग्रहणम। अब चंद्र ग्रह शब्द कैसा होता है, नपुंसक लिंग, तो ग्रहण शब्द कैसा हुआ, नपुंसक। ग्रहणम भवति, ग्रहणम, अब जब ये कैसा बन रहा है, फलम जैसा रूप बन रहा है, तो ये नपुंसक लिंग हुआ, तो इसके लिए कह आएगा, का या किम आएगा, तो ग्रहणम नपुंसक लिंग है, प्रथमा द्वितीया में एक जैसा बनता है, तो हम किम का भी नपुंसक लिंग का प्रथमा या द्वितीया का किम हम सही कर देंगे और हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, गणित ज्योतिषा, तो ज्योतिष शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में बना ज्योतिषा, तो यहाँ पे हमने तृतीया विभक्ति एक वचन का केन को हम सही कर देंगे और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है शब्दस्य अथवा धातु उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। शब्द का या फिर धातु का उचित रूप चुन करके आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो आप देखिएगा कि पहले यहाँ पे शब्द अथवा धातु लिखा हुआ है, तो एक पहला जो हमारा प्रश्न है इसमें शब्द लिखे हुए हैं, तो क्योंकि इसमें सभी में तृतीया द्वितीया षष्ठी लिखा हुआ है, अर्थात विभक्तियों की बात हो रही है। और अब जो हमारा ख वाला प्रश्न है उसमें धातुओं की बात होगी। तो पहले हम करेंगे शब्दों की सही प्रयोग और फिर उसके बाद में अथवा में दिए हुए धातु, लेकिन आपको हर तरह से हर चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हम पहला प्रश्न देख लेते हैं कि गति इकारांत शब्द है, मति जैसे रूप बनेंगे। तृतीया का एक वचन क्या बनेगा, मति बनता है मत्या, तो हमारा गति बन गया गत्या। ठीक है, अगर आपने जैसे भाई लता शब्द के रूप देखे हैं, तृतीया विभक्ति में क्या बनता है, लतया। बड़या की मात्रा का लोप होता है कि नहीं होता है, मतलब एक मात्रा का लोप होके मतलब यहाँ के एक स्वर का लोप होके या जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, तो यहाँ पर भी वही होगा। गति है तो क्या हो जाएगा, स्वर का लोप हुआ, किसका हुआ, ई की मात्रा का लोप हुआ और या बन गया गत्या। ठीक है, याद रखने के हिसाब से जिससे कि याद बनी रहे आपको चीजें। ठीक है, तो ना ही गति ना बनेगा, ना ही हमारा गतिम बनेगा, हमारा जो रूप बनेगा वो होगा गत्या। ठीक है, अब देखिए लिखा है अस्मद शब्द के। अस्मद के रूप किस प्रकार बनते हैं, प्रथमा विभक्ति से देखें तो क्या बनता है, अहम आवाम वयम, और द्वितीय में बनता है माम आवाम अस्मान। तो हमें पूछा गया है कि द्वितीय का एक वचन क्या बनेगा, तो हम लिख देंगे माम। ठीक है, तो माम हमारा, क्योंकि ये मम बोले नहीं म हलंत वाला तो आता ही नहीं है, मम पूरा होता है और माम हमारा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में होता है। मम होता है लेकिन षष्ठी के एक वचन में होता है, चाहिए हमें द्वितीय का एक वचन। ठीक, चलिए शब्द रूप याद है, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। परंपरा आकारांत शब्द हो गया, परंपरा बड़े आ की मात्रा से अंत है, बनाना कैसा है, स्त्रीलिंग जैसा बना दो। षष्ठी का एक वचन लता कैसा बनता है, लता याह, पंचमी षष्ठी में लतायाह बनता है, तो ये याह लग रहा है। परंपरा शब्द में भी याह लगा दीजिए, लता में सिर्फ याह जोड़ दीजिए, पंचमी और षष्ठी का एक वचन हो जाएगा, क्या बनेगा, परंपरा याह। ठीक है, इस प्रकार से। अगला लिखा है सूर्य ग्रहण शब्द में आपको प्रथमा का एक वचन लगना है। ग्रहण शब्द कैसा है, गृह शब्द कैसा होता है, नपुंसकलिंग, तो ग्रहण भी बना हमारा कैसा, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द बन रहा है, तो प्रथमा का एक वचन कैसे बनता है, फल कैसे बनता है प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा द्वितीया में समान बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो एक वचन में जो रूप बनता है वो क्या बनता है, फलम, तो ग्रहण बनेगा गृहणम, तो हम कहेंगे सूर्य ग्रहणम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा रूप बन। पृथ्वी में आपको षष्ठी का एक वचन लगाना है, तो पृथ्वी ईकारांत शब्द है, लता जैसे ही रूप ध्यान कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, पृथिव्याह, बस मात्रा का लोप होके याह जुड़ जाएगा, लता हो जाता है लता याह। लता में बस ये कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लता को जैसा का तैसा रखा जा रहा है, इन ईकारांत शब्दों में ये परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी हमारी हो जाएगी पृथिव्या, यानी ये जो इसमें क्या लगी हुई है, व में जो ई की मात्रा है उसका लोप हो जाएगा और याह जुड़ जाएगा। ठीक है,
बार बार भाई हमने तो खूब सारे याद करवाए हैं आप लोगों को, इसीलिए इस तरह से याद करवाए हैं कि एक दूसरे के आप शब्द रूपों को देखें और आपको याद हो जाए। इस तरह से ही हमने पहले अकारांत और आकारांत के करवाए, और उन्हीं को देख देख के, उन्हीं को बता बता के देखो कि अकारांत शब्द ये बनता है तो इसी के जैसे देखिए कि कौन कौन से रूप बन रहे हैं, आकारांत शब्द कौन से हैं तो उनके कौन कौन से रूप बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि अनु भू लंग लकार, अनु और भू, अब यहाँ पे करना क्या है, अनु भू धातु में हमें अनु उपसर्ग लगाना है, ठीक है। अनु भू के आप देखेंगे तो आपको कहीं रूप नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे, लेकिन भू धातु के तो मिलते। भू का अर्थ क्या होता है, होना। अब भू धातु, पहले हम भू लगा लेते हैं, भू धातु का रूप बना लेते हैं, अनु उपसर्ग जोड़ देंगे, संधि के नियम हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, भू धातु के रूप ले लेंगे। कभी ऐसी आपके सामने कोई भी आपके सामने ऐसी धातु आ जाए जिसमें कि उपसर्ग लगा हुआ हो, तो उपसर्ग को पहले साइड में रख देना, कह देना आप रुको, पहले हमें मूल धातु का रूप ढूंढ लेने दो। मूल धातु का रूप बना लिया, फिर उसमें मूल धातु का जो रूप बना है किसी भी जिस लकार में हमें चाहिए उस लकार का हमने रूप ढूंढ लिया, और उसमें फिर लेके उस उपसर्ग को संधि के माध्यम से जोड़ दो। संधि करवाना हमने सिखाई है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि अनुभू के तो हमें नहीं पता, लेकिन भू धातु के तो पता है, भू धातु के हमने करवाए हैं। भू धातु को कहाँ ले जाना है, लंग लकार में ले जाना है। लंग लकार में रूप कैसे बनते हैं, लंग लकार के प्रत्यय क्या होते हैं, कहेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुषों में हमारी हर एक धातु बनी होती है। कितने वचनों में होती है, 3 वचनों में होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बनती है कि नहीं बनती है, बताइए, होती है ना। पुरुष क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, काम करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। मैं भी हो सकता है तो उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं, हम दोनों, हम सब लिखा हो तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगाते हैं, तुम दोनों, तुम सब लिखे हो तो मध्यम पुरुष की क्रियाएं लगाती हैं, और बाकी बाद में जो भी हो, बस ये 6 लोगों को छोड़ दो, 6 शब्दों को छोड़ दो, तो बाकी सब के लिए हमारी कौन सी प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाई जाती हैं। पता होना चाहिए, कई बार बनाए तो बहुत बार है, बताया तो बहुत बार है, लेकिन देख लो तब है। तो यहाँ कहा हमने कि लंग लकार का प्रथम पुरुष का आपको बहुवचन बनाना है। यहाँ पे इन्होंने वचन भी बता दिया कि आपको लंग लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन पे जाना है। तो भाई प्रत्यय क्या होते हैं लंग लकार के, त द्विवचन में लगाया जाता है ताम। धातु कोई भी परिवर्तन होती जाए, और हमारे जो प्रत्यय है वो कैसे होते हैं, समान रहते हैं, प्रत्यय नहीं बदलते हैं, है ना। पीछे लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं ना वो नहीं बदलते, धातु कोई भी बदलती जाए। तीतः, अंति, सीथा, था, आमी, आवा, आमह लगना है, सो वो तो सभी में लगेगा, धातु कोई भी हो, किसी भी गण की हो। 10 प्रकार के गण होते हैं, मतलब 10 प्रकार की कैटेगरी होती हैं, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की धातुएं होती हैं। तो धातु कोई भी बनी रहे, लेकिन जो लकार में लगने वाले प्रत्यय हैं वो किसी के लिए नहीं बदलते हैं, वो जैसे के तैसे रहते हैं। आगे धातुएं जब लग रही हैं उनमें परिवर्तन होता रहे, वो बात अलग है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रत्यय लगने हैं, त, ताम, न, फिर कहेंगे अह, तम, त, ये ता पूरा होता है, ये ता आधा होता है, ध्यान कीजिएगा। यहाँ हो जाएगा आव और आम, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया, अभी आगे की जी हम धातुओं की बात कर रहे हैं तो धातुओं में ये सारी चीज़ें पर समझ में अभी आनी ही है अपने प्रयोग में। तो हमें करना क्या है, भू धातु को लंग लकार में, ये हमने भूतकाल की धातुओं के प्रत्यय लिख दिए हैं। और एक और क्या होती है इसमें, एक और जो विशेषता होती है भूतकाल में वो ये होती है कि प्रत्यय के साथ साथ में मूल धातु के पहले अ उपसर्ग लगता है। अब आप कहोगे अनु भी तो लगाना है, तो अनु को अपन बाद में लगाएंगे, पहले भू धातु के तो बना ले, जो लंग लकार का नियम कह रहा है वो तो पूरा कर ले। तो लंग लकार में हमें अब भू धातु जो अपना रूप बनाती है, तो भू के स्थान पे वो क्या हो जाती है, भव हो जाती है। क्या हो जाती है, भव। धातु क्या बन जाती है, भव। अब रूप भू की जगह पे हम भव का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे अभवत, अभवताम और अभवन। अब हमें क्या करना है, प्रथम पुरुष के बहुवचन पे जाना है, तो अभवताम को हम छोड़ देंगे, यहाँ हम रूप बना देंगे अभवन। हो गया, ये रूप मिल गया हमें, अभवन। अब हमने यहाँ लिख लिया अभवन। भाई अनुभुवन हो गया, अनुभवंती इसमें हो गया, या फिर अनुभवन हो गया, लेकिन बनेगा क्या, आपको
ऑप्शन हो या ना हो, हमें आपको तरीका वो सिखाना है कि जिससे कि बिना विकल्प के भी कभी कोई प्रश्न आ जाए तो उसको आप हल कर पाएं, ठीक है ना। तो आपने क्या बनाया, अनभवन, आपके सामने अन क्या बना, अभवन बन गया कि नहीं बन गया, अभवन शब्द बन गया, कहाँ बना, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में अभवन बन गई। अब जोड़ना क्या है, उसमें अनु उपसर्ग जोड़ना है। तो यहाँ पे ये उ और आ दो स्वर मिल रहे हैं, गुण संधि का नियम बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे उ और आ मिल रहे हैं, लेकिन आ अगर पहले होता उ बाद में होता तो गुण होता, लेकिन उ पहले ही है, यहाँ पे यण संधि का नियम लग जाएगा। स्वर संधि लगेगी, वो भी कौन सी, यण वाली, क्योंकि ई उ री के बाद में इको यणची, सूत्र याद रखिएगा, इको यणची, इक का यण हो जाना। इक में कौन कौन से 4 स्वर आते हैं, ई उ री, मतलब कोई भी पहला जो हमारा पद है उसका जो स्वर है, अंतिम स्वर जो है वो ई उ री अगर है तो वो यण में परिवर्तित हो जाएगा। किन में, ई या में, उ वा में, री रा में, री ला में, ठीक है ना। तो उ हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, वा में परिवर्तित हो जाएगा। अब वो जो उ है यानी जो स्वर होता है वो किस में बदलता है, व्यंजनों में तो बदलता है, ई उ री या वा ला में तो बदलता है, लेकिन वो भी आधे होते हैं, तो वह ये आधा ही होगा जब तक कि इसमें ये आगे वाला स्वर नहीं जुड़ेगा। तो फिर भाई ये जो वह हो गया पूरा, तो क्या ना को हम ऐसा हलंत वाला लिखेंगे, बोले नहीं ना, मतलब कोई भी व्यंजन अगर हलंत के साथ में लिखना हो तो उसको अंत में लगाया जाता है। अंत में किसी भी आधे व्यंजन को हम ऐसा नहीं लटका सकते हैं, है ना, कि भाई हम लिख रहे हैं कुछ भी लिख दिया हमने, आभा लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो भा को ऐसा नहीं लगाएंगे, अंत में लिख रहे हैं तो इसलिए हलंत लगाया जाता है, ठीक है ना। हलंत किसके लिए होता है, किसी व्यंजन को जब अंत में आधा लिखना हो उसके लिए, बीच में नहीं लगाते। तो बीच के लिए तो हमारे आधे अक्षर बने ही है, डंडा हटा दिया आधा हो गया, तो ये वा तो हो गया पूरा, यानी ये ऊ की मात्रा गायब हुई, ना आधा हो गया, आ उसमें जुड़ गया तो क्या बन गया, ये भी गायब हो गया, बचा क्या, भव जोड़ दिया तो अनभवन, इस प्रकार से हमारा रूप बन गया, ठीक है। तो पहले हमने अभवन बनाया, उसमें फिर हमने अनु उसमें उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा अनभवन यहाँ पे कौन सी, यण संधि का नियम लगा और अनभवन बन गया। तो भाई आपको हमें पता होना, नहीं तो आप तो क्या सोचते कि अनु में भू लगा दिया सो अनुभुवन हो जाएगा, आप तो ये सही करके आते कि नहीं आते, पर नहीं करना है, हमें अनु उपसर्ग को अलग रखना है, उपसर्ग को बाद में जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें लंग लकार में पहले से ही उपसर्ग होता है। जो भाई बात की जाए तो ये जो हमारा कौन सा लंग लकार की जो क्रियाएं होती है ना भूतकाल की, उनमें तो अ पहले से ही लगाया जाता है, फिर आगे एक और उपसर्ग जोड़ना है भाई, मतलब 2 उपसर्ग जोड़ रहे हैं। भू धातु की भव बन रहा है, भव में पहले अ लंग लकार के हिसाब से लगाना है और उसमें अनु और जोड़ना है, अर्थात 2 चीजें जोड़नी है। तो पहले एक को जोड़ के हम पहले काम खत्म कर लें, फिर उसके बाद में हम दूसरी की बात करें। तो इस प्रकार से आप क्रियाएं बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हम अस धातु पे। अस धातु में अब हमें लट लकार पे जाना है, तो अब हम लट लकार की क्रियाएं देख लेते हैं। तो लट लकार की क्रियाओं में क्या प्रत्यय बनते हैं हमारे, ती तह और अंति, ती तह अंति। यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे, सी थह थ, लट लकार के प्रत्यय हैं ये, और वो भी कैसे हैं, लट लकार के ये परस्मय पद के हैं। किसके हैं, परस्मय पद के। आत्मनेपद के ते अंत्य से ते धुए होते हैं, ठीक है ना, अभी आएगा आगे तब उसमें हम ये बताएंगे आपको। फिर आमी, आवह और आमह। तो भाई जब अस धातु हमारी रूप भू का अर्थ भी होना होता है, अस का अर्थ भी होना होता है, ठीक है। अस धातु का ज्यादातर कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब कोई क्रिया नहीं हो रही होती, वो कहते हैं कि ये एक लड़का है, ये लड़का है, ये राम है, ये पेड़ है, ये किताब है, ये पेंसिल है, मूल क्रिया नहीं हो रही होती है, केवल उसका नाम बताने के साथ में जब हम उस सहायक क्रिया के, एक तरह से हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, अपने इंग्लिश में कहते हैं ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मूल क्रिया नहीं होती है, कोई काम नहीं है, लेकिन सहायक क्रियाएं कहलाती हैं एक तरह से ये। तो तब हम इनका अस्ति अस धातु का तब प्रयोग करते हैं, और होना बताया जा रहा हो तब भू धातु कर लेते हैं, भव का रूप बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा, ती तह अंति जुड़ रहा है, किस में जुड़ना है, अस धातु में जुड़ना है। तो अस धातु
का एक थोड़ा सा परिवर्तन ये क्या होता है, उसमें ये परिवर्तन होता है कि ये एक वचन में तो अस का आ बना रहता है, तो ये क्या हो जाती है, अस्ति। भाई छोटी की मात्रा दयालु है, ती की मात्रा सा के पहले से लग गई तो ये बन जाएगा अस्ति। सा की नहीं है, जबकि सा की होती तो सा आधा नहीं रहता, अस्ति। लेकिन जैसे ही द्विवचन और बहुवचन में पहुंचता है उसका आ गायब हो जाता है, सा आधा बचता है, स्तः। और यहाँ पे भी हो जाता है संति, अंति की जगह हो जाता है संति, यानी आगे वाला आ गायब हो जाता है। कहाँ, द्वि और बहुवचन के रूप में। फिर यहाँ पे कहें तो ये हो जाएगा असि, फिर यहाँ हो जाएगा स्थः और यहाँ हो जाएगा स्थ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा अस्मि। यहाँ पे नहीं होना है, यहाँ पे अस धातु का स गायब नहीं होना है, यहाँ हो जाएगा हमारा अस्मि। यहाँ जरूर हो जाएगा, यहाँ केवल वह बचेगा, हो जाएगा स्वः और यहाँ हो जाएगा स्मः। तो इस प्रकार से हम तो साथ साथ में आपको धातु के रूप भी याद करवाते जा रहे हैं। ये हमारा एक स्वार्थ है कि आप लोगों को साथ में धातु रूप करवा दें, नहीं तो आगे हम बता देते कि बताओ आमी आवा आमा आता है तो तुम पुरुष बहुवचन में मह वाला सही कर देंगे, तो इस मह सही कर देंगे। वही बताने को तो हम ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन हमारा थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि शायद पढ़ाते पढ़ाते में ही आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएं, सुनने से याद हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं। तो भाई उत्तम पुरुष के अगर बहुवचन पे पहुंचे तो हमारा स्मः रूप बन जाता है, तो ये बना दिया हमारा, हो गया। अब चलते हैं क्री धातु को विधिलिंग लकार में। अब विधिलिंग लकार की बात आ गई, तो विधिलिंग लकार के हमारे प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं। विधिलिंग लकार के जो प्रत्यय होते हैं वो भाई पुरुष तो तीन ही है, मतलब काम करने वाला तीन ही प्रकार का होता है, 10 प्रकार का नहीं होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष में उसकी कैटेगरी 3 बनाई जाती है, एक प्रथम पुरुष का होता है, मध्यम का होता है, उत्तम का होता है। तो उत्तम का मैं, हम दोनों, हम सब अगर लिखा हुआ हो तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। तो मैं, हम दोनों, हम सब लिखे हो तो उत्तम पुरुष की क्रियाएं, तुम दोनों, तुम सब हो तो हमारी मध्यम पुरुष की क्रियाएं, और इन 6 लोगों को छोड़ दो तो बाकी कोई भी कर्ता होगा उसके लिए प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, ठीक है ना। तो अब हमने वही कर्ता तो हमें पता चल गया। तो विधिलिंग लकार के हमारे प्रत्यय क्या होते हैं बताए दे रहे, याद वैसे करवाए हैं, नहीं हो याद तो याद रखिए, ते एते, ओ सॉरी ये तो आत्मनेपद के होते हैं, एत एताम। विधिलिंग लकार के लंग लकार जैसे चलते हैं, एत एताम एयुहु, जैसे कि लंग लकार में बनता है ना त ताम नह, तो न की जगह पे यहाँ पे युहु हो जाता है और ए का आगमन हो जाता है, तो एत एताम एयुहु, यहाँ हो जाता है एह एतम और एत। ये वाला ता आधा होता है, ये पूरा होता है, यहाँ हो जाता है एयम, यहाँ हो जाता है एव, कहते हैं ना म व म, अम आव आम, इस प्रकार से बनता है लंग लकार में। तो आम की जगह हो जाएगा एयम एव और एम, ये बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये समस्या है कि हमें सिर्फ उत्तम पुरुष की क्रिया देखनी है। अब और उत्तम पुरुष की जो क्री धातु की बड़ी क्री जो धातु होती है होती बहुत महत्वपूर्ण है और रूप सबसे ज्यादा यही परिवर्तित करती है इसमें। जबकि विधिलिंग लकार में क्रियाओं में एत एतम एयु, मतलब कोई भी जो मूल धातु होगी, जैसे पठ धातु है, तो जब इसमें इसका प्रत्यय मतलब इसको विधिलिंग लकार में बनाया जा रहा होगा तो पठ धातु में एक ही मात्रा जुड़ के इस प्रकार से बनते हैं, पठेत पठेतम पठेयु, यानी एक ही मात्रा रहती ही है। लेकिन क्री धातु में एक ही मात्रा गायब हो जाती है, ठीक है। तो रूप कैसे बनते हैं, कुर्यात कुर्याताम, इस प्रकार से बनते हैं, यानी एक ही मात्रा गायब। तो यहाँ पे रूप क्या बनेगा, यहाँ पर भी यही बात हो जाती है कि ये गायब हो जाता है। और जैसे हमारा किस प्रकार से भूतकाल में जुड़ते हैं ना कि अम आओ आम, तो ऐसे ही सीधे एक ही मात्रा को हटा के यहाँ रूप बन जाते हैं हमारे कुर्याम, यहाँ बन जाता है कुर्याव कुर्याव, और यहाँ पे बन जाता है हमारा उत्तम पुरुष के बहुवचन में कुर्याम, ठीक है। तो फिर अब हमें बस ये देखना है कि विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष की क्रिया देखनी है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि वचन नहीं पूछा आपसे, वचन नहीं पूछा तो अब हम आपसे कह दे रहे हैं कि आप हमें बहुवचन की क्रिया बताओ। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे बहुवचन की क्रिया में माँ पूरा होता है, तो आप कहेंगे कुर्याम,
ठीक है। अगर आपसे हम कहने की एक वचन की क्रिया है तो आप कहेंगे कोरियाम सही है। तो एक चीज अपने आप से आप जोड़ लीजिए कि यहाँ पे हम प्रश्न में आपसे उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी, हमारी जिसमें माँ पूरा है वो वाली हमारी क्रिया सही होगी। ठीक है, इस प्रकार से भाई हमें याद होना चाहिए, क्या क्या याद होना चाहिए बताइए। हमें याद होने चाहिए प्रत्यय, हर एक धातु में जुड़ने वाले, तो धातु रूप आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक वचन की पूछते तो कोरियाम करते आप। अब यहाँ पे देख लेते हैं वृत्त धातु में केवल लट लकार। अब ये इन धातुओं में पुरुष केवल पूछा है और वचन नहीं पूछे हैं। तो अब देखिए अपन क्या करने वाले हैं, अवृत्त धातु की बात करने वाले हैं। अब जो ऋकारांत वाली जो धातुएं जो होती हैं, यानी री जिसमें लगा हुआ होता है, क्री हो गया, व्री हो गया, इस प्रकार से भाई जो री जिसमें लगा होता है वो जब अपने रूप परिवर्तित करती हैं तो री अर में, यानी वो अपने गुण में परिवर्तित हो जाती है। तो व्री धातु को पहले तो परिवर्तित करते हैं उसके मूल रूप में, जिसमें कि भाई उसका मूल तो यही है, लेकिन जब उसमें धातुओं के प्रत्यय जुड़ते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है, तो ये जो री होती है ना, इसका गुण क्या होता है, इसका गुण ये होता है कि ये अर में परिवर्तित हो जाती है। गुण संधि में देखा है ना कि अ और उ का गुण क्या होता है, ओ बनता है नया गुण, अ और ई का नया गुण क्या होता है, ए होता है। ठीक, तो ऐसे ही री का एक नया जो गुण होता है वो होता है अर, और री का एक नया गुण जो होता है उसको कहते हैं अल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से री का जो गुण है वो क्या बना, अर। समझ गए, अर बना तो अब री हो गया गायब। री जब भाई कोई स्वर जब गायब होता है तो व्यंजन कैसा रह जाता है, आधा। तो इसने जाके इसको कर दिया पूरा, तो वाह हो गया पूरा। अब रा आधा बचा, लेकिन उसके आगे ता भी हलंत में था, आगे ता हलंत था, तो र कभी भी आधा बीच में नहीं होता है, वो आगे वाले व्यंजन पे इस प्रकार से चला जाता है। तो हमारी वृत्त हो गया वर्त। जो हमारी वृत्त धातु है अपने रूप को बनाने के लिए, धातुओं में रूप बनाने के लिए वृत्त से वर्त में बदल गई। अब ये जो धातु होती है वो होती कैसी है, आत्मनेपद की धातु। कौन सी होती है, आत्मनेपद की। आत्मनेपद और परस्मय पद क्या होता है भाई, परस्मय पद और आत्मनेपद। परस्मय का अर्थ ही हो रहा है कि पर, यानी दूसरों पर, दूसरे पर प्रभाव पड़े वो हमारी परस्मय। स्वयं पर प्रभाव पड़े, जिस क्रिया का सिर्फ स्वयं पर ही प्रभाव पड़ रहा हो वो हमारी आत्मनेपद की होती है। जैसे वर्ध धातु, वर्ध यानी बढ़ना, ठीक है, वर्तते होना, जो स्वयं पर ही होने की बात हो रही हो वो होने की बात हो जाएगी। उसमें जब स्वयं पर प्रभाव पड़ रहा हो तो वर्त धातु का प्रभाव होना तो हर जगह हर चीज़ में हो जाता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि जहाँ पे स्वयं पर ही प्रभाव पड़ रहा हो उस होने की धातु में, तब वृत्त धातु आत्मनेपद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि और कौन सी होती है, जैसे कहा लब, लब का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करने का जो फल होता है वो स्वयं पर पड़ता है। वर्ध धातु बढ़ने का जो फल है वो आप पे स्वयं पे पड़ रहा है, सेवा करने का फल आप पे स्वयं पे पड़ रहा है। तो इन धातुओं का हमारा जो रूप है वो अलग बनते हैं। कैसे बनते हैं, सिम बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे परस्मय पद की अभी जो अपन तीतः अंति लट लकार में याद किए थे, लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए क्रियाओं में क्या बनाए जाते हैं, ती, एक वचन में ती जोड़ देते हैं, द्विवचन में तह जोड़ देते हैं, बहुवचन में अंति जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद मध्यम पुरुष में सी, थह और थ, उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह, आमी, आवह और आमह, ये जोड़े जाते हैं प्रत्यय। ठीक है, ये हो गए लट लकार, मतलब वर्तमान काल की ही बात हो रही है, काल नहीं बदला, वर्तमान काल की ही बात हो रही है। लेकिन परस्मय पद की धातुओं में हमारी लिख, पठ, गम, गच्छ सब चीज़ें हो रही हैं। तो भाई पढ़ना जो है, पढ़ना कई लोगों के संग में होता है भाई, किताब भी होना उसमें ज़रूरी होती है ना, किताब की भी होना, क्योंकि किसको पढ़ रहे हो, किताब को पढ़ रहे हो, तुम स्वयं पढ़ रहे हो, पढ़ने का प्रभाव आप पे तो पड़ ही रहा है।
आप पे तो पड़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, पड़ रहा है आप पे प्रभाव, लेकिन जरूरी नहीं है कि पढ़ने की सारी चीजें आपके अंदर आई या नहीं आई। बढ़ना है तो बढ़ोगे तो निश्चित ही आप, है ना, आप ही बढ़ोगे, दूसरा नहीं बढ़ेगा। पढ़ोगे तो आप कहोगे हाँ पढ़ने में भी तो हम ही पढ़ेंगे ना, दूसरा थोड़ी ना पढ़ेगा। भाई पढ़ने का कहीं ना कहीं प्रभाव बताइए, आपके माता पिता पे भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, आपके वर्चस्व पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप भी भाई एक समझाने के तौर पे हम ये बात बता रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। लिखने का है तो लिखने का प्रभाव, आप अगर किसी चीज को लिखोगे तो जिसके लिए लिखोगे, जिसके प्रति लिखोगे, उस पर भी उस लिखने का प्रभाव पड़ता है, होता है कि नहीं होता है। यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का प्रभाव एक हम पर भी पड़ रहा है कि हम पढ़ाने के द्वारा हमारी वही एक हमारा कर्म है, या कहें हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ाते हैं, या फिर कहें हमें बहुत अच्छा लगता है ये, तो हम वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो एक प्रभाव तो हम पर पड़ ही रहा है और साथ में पढ़ाने का प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है कि आप उसको सीख रहे हो। तो ये पढ़ाने की बढ़ने की धातु क्या आत्मा ने सिर्फ हम पे पढ़ाने का, अगर जैसे हमने कोई काम किया, हम जो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारी क्रिया क्या कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। तो बताइए इस पढ़ाने का प्रभाव क्या सिर्फ हम पर ही पड़ रहा है क्या, हम पर पड़ रहा है क्या अकेला? नहीं पड़ रहा है ना, इसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, हमसे ज्यादा आप पर पड़ रहा है। भाई हम तो अपनी चीजें दोहराते जाते हैं, हमारी तो दोहराने की बात हो जाती है कि भाई हमने कई साल पहले जो पढ़ी थी आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से मान लीजिए कि हम तो दोहरा रहे हैं उसको, और भाई ये हमारा शौक है, हमें अच्छा लगता है तो उस काम को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कर्म हो गया, लेकिन प्रभाव तो आप पर पड़ रहा है। तो ये आत्मनेपद की धातु नहीं हुई, ठीक है। लेकिन प्राप्त किया, सैलरी प्राप्त करी, तो प्राप्त करने की बात क्या हुई, भाई पैसे मिले तो उसका प्रभाव तो हम ही पे पड़ा कि नहीं पड़ा, उसको खर्च तो हम, वो सैलरी हमें मिली, अगर हमने प्राप्त की तो भाई वो जो वेतन होगा उसका प्रभाव तो हम ही पे पड़ेगा, बाकी सब पे थोड़ी ना पड़ेगा। भाई वो बात दूसरी है कि हम किसी को दे दें, कर दें, लेकिन जब तक वो हमारा है, जो चीज़ हमने प्राप्त की है वो तो हमारी स्वयं की ही रहेगी। बांट दें वो बात हमारी उदारता है कि भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले दो, तुम भी काम चला लो। तो ऐसे हमें याद रखना चाहिए, ऐसे अर्थ समझना चाहिए कि परस्मय और आत्मनेपद की धातुएं कैसी होती हैं, ठीक है। सेवा करना, सेवा कर रहे हो तो प्रभाव आप ही पर पड़ेगा, क्योंकि आप सेवा जब करोगे तो आप सेव जो धातु होती है तो ये भी आत्मनेपद की धातु होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप जब सेवा कर रहे हो तो उसका प्रभाव आप पे खुद पर पड़ेगा, आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा। आत्मनेपद से ऐसे याद रख लीजिए कि आत्मनेपद यानी अपने पर है, स्वयं पर आप पर प्रभाव पड़ेगा। आप सेवा करेंगे, आपको स्वयं अच्छा लगेगा, और भाई वो एक अच्छा कर्म होता है जिसका कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। ये फिर बात की बात हो गई, लेकिन हमें स्वयं में संतुष्टि मिलती है कि नहीं। हम पेड़ों को पानी देते हैं, हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। पेड़ों को लगे तो लगे, वो तो ठीक है, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो काम किया उससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि आपको मिली। पेड़ों ने नहीं कहा कि हमें पानी डालो, लेकिन आप स्वयं डाल के आए। कोई आपके सामने भिखारी घूम रहा है, वो मांगे नहीं मांगे, लेकिन आपका मन हुआ कि ज़रूरतमंद है, हमने इसको कोई चीज़ प्रदान कर दी, उसकी सेवा की किसी भाव से, तो वहाँ पे प्रभाव आपकी अंतरात्मा पे स्वयं पर पड़ा, आपको अच्छा लगेगा। तो वो धातुएं हमारी आत्मनेपद की होती हैं। अच्छा, जब उनके संस्कृत में जब रूप बनाए जाते हैं तो परस्मय पद की धातुओं में तीतः, अंति, सीतः, थ, आमी, आवा, आमा लगा देते हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, पठति, पठता, पठन्ति, धावति, धावतः, धावन्ति। लेकिन सेब धातु हुई, लब धातु हुई, वर्द धातु हुई, वृत धातु हुई, रुच धातु हुई, पसंद। अब पसंद की बात है कि हमें तो जो रसगुल्ला होता है बड़ा पसंद है, तो अब भाई रसगुल्ला पसंद है तो उसका प्रभाव हम ही पे पड़ रहा है। जरूरी थोड़ी ना कि हमें रसगुल्ला पसंद है तो सभी को दुनिया को वही पसंद हो, नहीं ना। कि भाई किसी को काजू कतली पसंद होगी, किसी को मलाई चाप पसंद होगी, किसी को भाई मिल्क केक पसंद होगी, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। तो रुच धातु ये आत्मनेपद की धातु, ठीक है ना। तो उनके रूप कैसे बनते हैं, उनको हम रोचती, रोचतः, रोचंती नहीं बनाएंगे, उसको कहते हैं, उसमें जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, वो होते हैं ते, एते, अंते। फिर हम कहते हैं से, एथे, ध्वे। फिर हमारा लगाया जाता है ए, आवहे और आमहे।
इस प्रकार से रूप बनाए जाते हैं। ते एते अंते से एते द्वे। तो रुच धातु फिर हमारी कैसी बनेगी, उसको जब रूप बनाएंगे तो रुच का रू का ओ में, वही हम कहते हैं ना कि गुण में परिवर्तित हो जाता है, तो रुच धातु रोच हो जाएगी। तो कहेंगे रोचते रोचेते रोचनते, इस प्रकार से रूप बनेंगे। तो ऐसे वृत्त धातु हमारी वर्त बनी, तो अब क्या बनेगा, वर्तते, क्योंकि वर्त है अकेला, वर्त शब्द के साथ में ते जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वर्तते, एते जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वर्तेते, और फिर अंत जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वर्तनते। ठीक है। इस प्रकार से लब धातु भी बनती है, लभते लभेते लभंते। ठीक है ना। तो आत्मनेपद की धातुओं में लभती लभतः लभंती नहीं बनेगा, सेवती सेवतः सेवंती नहीं बनेगा, सेवते सेवेते सेवंते, ऐसे इनके रूप बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अर्थ वही है कि पसंद करता है, ये भी कह रहा है, पढ़ता है, ये कह रहा है पसंद करता है। शब्द बातें वर्तमान काल की ही हो रही हैं, लेकिन प्रत्यय बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ते एते अंते से एते द्वे ए आवहे आमहे। तो यहाँ पे हमें किसकी चाहिए, प्रथम पुरुष की चाहिए। प्रथम पुरुष में ते एते अंते होता है, तो हमें आप कहोगे ते तो इसमें भी लगा है, लेकिन वर्त धातु के बाद में ते होना चाहिए। यहाँ पे तो वर्त में केवल एक ही मात्रा है, अर्थात ये तो हमारी उत्तम पुरुष की क्रिया हो गई। कौन सी हो गई, ये तो उत्तम की हो गई। से लगा है कहाँ पे, वर्त से, कहाँ पे, मध्यम पुरुष की क्रिया हो गई। वर्तते कहाँ पे है, ते यहाँ जुड़ा हुआ है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया ये हो गई। ठीक है। इस तरह से वही परस्मय पद और आत्मनेपद की धातुएं हमारी बनाई जाती हैं। टेस्ट पेपर देके सॉल्व करवाने का तो तरीका हम इसलिए हम ये चीज़ें बताते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से कुछ तो सीख जाओ आप। अब यहाँ पर रच धातु, रचना करना। अब रच धातु के जो रूप बनते हैं उनमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ये होता है कि रच धातु ऐसी होती है जब इसमें परस्मय पद की धातु है रचना करना। ठीक है। रचना कर रहे हो तो भाई अगर आपने घड़े की रचना की तो यहाँ पे आप बना रहे हो और बन भी तो घड़ा रहा है ना, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रचने के द्वारा जिस चीज़ को रच रहे हो उसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी परस्मय पद की धातु। इसके में जब हम तीतः अंति लगाते हैं तो यहाँ पे रचती रचतः रचंती नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बस इतना परिवर्तन होता है कि रच धातु में य का आगमन हो जाता है और फिर हम इसके रूप बनाते हैं रचयति रचयतः रचयंती। ठीक है। अब ये तो बात हो गई, यानी रच धातु के जब हमें धातु रूप में बदलना है, उसके में धातुओं के प्रत्यय लगाने हैं तो हम या का आगमन कर देंगे, हो गया। अब लेकिन हमें तीतः अंति नहीं लगानी है क्योंकि लंग लकार है, तो हमें क्या लगाने हैं, लंग लकार के प्रत्यय। लंग लकार के प्रत्यय कौन से होते हैं, अब प्रथम पुरुष के अभी हम लिख चुके थे, क्या होते हैं, त ताम न। तो हमें प्रथम पुरुष चाहिए, नहीं चाहिए। मध्यम पुरुष के क्या होते हैं, अह तम ता, मध्यम पुरुष के चाहिए, नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए किसके, उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष में क्या बनता है, अम आओ आम। तो रच में पहले तो क्योंकि लंग लकार है तो सबसे पहले आ हम जोड़ देंगे उसको भूतकाल का बनाने के लिए। फिर हम कहेंगे क्या क्या रूप बनेंगे, अम आओ आम। तो रच यम, रच याव, रच याम, इस प्रकार से रूप बनने चाहिए। अरच याव और अरच याम, ये रूप बनने चाहिए, अम आओ आम। तो हमें उत्तम पुरुष की क्रिया चाहिए, तो त कहाँ आता है, कहेंगे नहीं भाई ये नहीं, अरचत तो होगा ही नहीं क्योंकि रच धातु में या का आगमन होता है, तो अर्थात ये तो व्याकरण की दृष्टि से ही गलत है। अरचयत व्याकरण की दृष्टि से तो सही है, लेकिन है ये प्रथम पुरुष का। हमें चाहिए मध्यम पुरुष, हमें चाहिए उत्तम पुरुष की, तो अम आओ आम तो हमारा मध्य उत्तम पुरुष में ही आता है, तो ये हमारी उत्तम पुरुष की क्रिया हमें मिल जाएगी। तो भाई ये हुए इस प्रकार से आपके धातु रूप। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। पाठांशम पठत प्रश्नांचा उत्तरत। पाठांश को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी इस पाठ के अंश को पढ़ना है। इसी तरह से देखिए आपका एक जो प्रारूप है वो प्रश्न पत्र का ऐसा ही हो चुका है, वही चीज़ खत्म हो गई है कि पूरा पाठ पढ़ने के बाद में हम जो अभ्यास होते हैं उनके प्रश्नोत्तर याद कर लेते हैं और फिर हमारा प्रश्न, हमें जब पेपर की बारी आई तो पाठ से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने केवल पीछे के अभ्यास जो एक्सरसाइज उनको रट ली और लिखा है। नहीं,
अब कैसा पैटर्न हो गया है कि भाई कोई भी पाठ का अंश दे दिया जाता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, हम पाठ के अंश को पढ़ेंगे और इसी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहीं से उत्तर ढूंढ के हल करेंगे। लिखा है पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा शब्द कैसा है? आकारांत शब्द है। याम कहाँ लगता है आकारांत शब्दों में? सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति जिसमें जुड़ती है उसमें मैं पर का अर्थ जुड़ जाता है। तो पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति यानी उदय होता है सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। इति दृश्यते, यह देखते हैं हम, यह हमें दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं। ही लोके यानी संसार में, इस संसार में यही दिखता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। परम लेकिन न अनेन अवबोधयम अस्ति यत, लेकिन परम का अर्थ क्या होता है? लेकिन, अनेन न इसके द्वारा, यह नहीं, अवबोधयम अस्ति यह नहीं हमें समझ लेना चाहिए। अवबोध यानी जानना चाहिए, अवबोधन का अर्थ क्या होता है? जानना चाहिए। लेकिन अनेन यानी इसके द्वारा, अवबोधयम ये इसका नहीं अवबोधन कर लेना चाहिए, नहीं यह नहीं जान लेना चाहिए कि यत, यत इसमें छुपा हुआ है यत, यहाँ से यत कि सूर्यो कि सूर्य गतिशील है इति, इसका अर्थ, इसका अवबोधयम अस्ति, इसका अर्थ, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सूर्य गतिशील है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें दिखा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गतिशील है, कि सूर्य चल रहा है, नहीं। सूर्यो अचलः, ये हमारा अवग्रह अ में अब परिवर्तित हो जाएगा। कौन सी संधि है यहाँ पे? उत्व संधि। मूल शब्द क्या बनेगा? सूर्यः अचलः। क्या बनेगा हमारा मूल शब्द? सूर्यः और अचलः, यानी सूर्य कैसा है? अचल है। पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलायमान है। या यानी जो कि पृथ्वी के लिए आया है। यह शब्द का अर्थ क्या होता है? जो, ठीक है। जो किसके लिए बनता है? यह बनता है पुल्लिंग के लिए और या बन जाता है स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो क्या कहा यहाँ पर कि या यानी जो, किसकी बात हो रही है? पृथ्वी के बारे में। जो कि स्वकीय अपने ही अक्ष पर, स्वकीय यानी अपने, अक्ष यानी उसकी जो बिंदु होती है, यानी ये जो पृथ्वी हुई और उसका ये, उसकी एक जो धुरी हो गई उस पर, अपने अक्ष पर। तो पर में अर्थ लगना था तो अक्ष बन गया अक्षे, सप्तमी विभक्ति में। तो स्वकीय का मतलब होता है अपना, तो अपना शब्द अपने अक्ष पर, तो अक्ष में पर जुड़ने के लिए सप्तमी लगी, तो स्वकीय में भी, उसके विशेषण में भी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या हुआ? स्वकीय अक्षे, अपने अक्ष पर घूर्णति, घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है। सूर्य, और जो सूर्य क्या है वो कैसा है? कहेंगे अचल। सूर्य अचल है और पृथ्वी कैसी है? चला यानी चलायमान है। जो कि स्वकीय अक्षे घूर्णति इति, अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, अब ये सुस्थापित सिद्धांत हो चुका है। अब लेकिन सिद्धांतो अयम, कहते हैं सिद्धांतः और अयम, ठीक है। हम जहां पे संधि होती है उसको तोड़ के इसलिए बता देते हैं जिससे कि अर्थ आपको पता चल जाएगा। अयम यानी यह सिद्धांत। इदम शब्द का पुरलिंग का रूप बनता है अयम, स्त्रीलिंग का बनता है इयम और नपुंसक लिंग का बनता है इदम। इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है यह। क्या होता है? यह, ठीक है। तो सिद्धांत शब्द अकारांत पुरलिंग बन रहा था, इसीलिए उसके साथ में बना अयम सिद्धांतः, यह सिद्धांत। प्राथम्येन, प्रथम किसके द्वारा? येन पर प्रवर्तितः, प्राथम्येन प्रथम बार, येन जिसके द्वारा, जो जिसना, जिसके, यह शब्द से ही बनता है। येन जिसके द्वारा, प्रवर्तितः प्रवर्तित किया गया, आगे बढ़ाया गया, बताया गया। सह आसीत वे थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट,
कहते हैं वे कौन थे? वे महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले ज्योतिर्विद, और ज्योतिर्विद धातु से बना हुआ है ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र को, वो वाला ज्योतिष नहीं कि भाई तुम्हारी कुंडली देखी, राहु बैठा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, अब ऐसा नहीं करना है, काले पहन लो, पीले पहन लो, आज ये कर दो, आज वो कर दो, ये फूल पहन, ये फूल आज अच्छा लगे रहेगा, ये रंग बढ़िया बढ़िया लगेगा, ये ज्योतिष नहीं। ग्रह नक्षत्रों का, अंतरिक्ष का ज्ञान, वो ज्योतिष, उसकी बात हो रही है। तो वे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ही थे। शून्य का प्रतिपादन भी आर्यभट्ट ने ही किया, है ना। शून्य कितना बड़ा अंक है, कहें कहने के लिए शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हर जगह सब कुछ होता है। जिससे गुणा कर देता है उसको शून्य ही कर देता है, ठीक है ना। तो कहते हैं वे थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, ठीक है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य हमें दिख रहा है कि पूर्व दिशा से उदय हुआ और पश्चिम में जाके अस्त हो गया। लोगों को क्या लगता है कि ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा से उदय हुआ और सूर्य जाके पश्चिम में अस्त हो जाता है, ऐसा ही तो दिखता है कि यहाँ से उदय हो रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में लोग सोचते हैं कि यहाँ से उदय हुआ, होते होते यहाँ दिखता है कि गुजरात या जहाँ पे भी भाई सूर्य होते हैं वो समुद्र होता है, तो समुद्र में हम सनसेट कहते हैं ना, कि सूर्य अस्त होता हुआ दिखता है, हम कहते हैं यहाँ पे अस्त हो रहा है। हर जगह से दिख जाता है, तो हमें यही प्रतीत होता है कि पूर्व दिशा से उदय हुआ और यहाँ पे जाके अस्त हो गया पश्चिम में। लेकिन उन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया, इस प्रचलित परंपराया, प्रचलिता रूढ़ी को, रूढ़ीवादी जो एक प्रचलित परंपरा थी, लोग सोचते थे कि पृथ्वी स्थिर है, तेन उनके द्वारा प्रत्यादिष्टता, उसका खंडन कर दिया गया, उसका खंडन किया गया कि भाई पृथ्वी चलायमान है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और साथ साथ में वो जो सूर्य होता है उसके चारों ओर एक अक्ष में अपनी कक्षा में क्या करती रहती है, परिक्रमा करती रहती है। ऐसा किसने प्रतिपादन किया? आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस पाठांश को पढ़ा, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देखिए क्या लिखा है। सूर्य कस्याम दिश्याम उदेति। अब ये जो हमने शब्द बताए ना, हर एक में बताया, इसमें ये विभक्ति, इसमें ये विभक्ति क्यों बताई? इसलिए बताई कि यहाँ पे प्रश्न जैसे ही पढ़ा, प्रश्न में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को पकड़ लो। प्रश्नवाचक शब्द कस्याम, किम के शब्द रूपों में रहते, मिल गया कस्याम। कस्याम शब्द से पूछ लो, बताओ कौन सी विभक्ति है। कस्याम कहाँ बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है, जिसमें कि सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप बना हुआ है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि हमें बताना है कि दिशायाम उदेति शब्द जो पूछ रहे हैं कि किस दिशा में उदय होता है, तो उदेति क्रिया के पहले देखेंगे कि स्त्रीलिंग वाची सप्तमी विभक्ति एक वचन का कौन सा पद हमें मिल रहा है। तो उदय, उदेति, सूर्य उदेति, सूर्य उदय होता है, क्रिया हमेशा बाद में होती है, इसलिए उत्तर उसके आगे ढूंढना। क्योंकि सूर्य उदेति, सूर्य उदय होता है, कहाँ उदय होता है? तो उसके पहले हम देखेंगे स्त्रीलिंग वाची शब्द सप्तमी का एक वचन कौन सा है, तो पूर्व दिशा स्त्रीलिंग शब्द है, याम यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी है, तो पूर्व दिशा याम, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रश्न के उत्तर ऐसे ढूंढे जाते हैं और ऐसे ही उत्तर से प्रश्न बनाए जाते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आगे लिखा हुआ है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कह आसीत। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कौन थे? कह शब्द से पूछो, लिंग विभक्ति वचन, कहाँ से आए हो? कहोगे किम के पुरलिंग से रूप से आया हुआ हूँ। कौन सी किस विभक्ति से आए हो? प्रथमा के एक वचन से, अर्थात हमें जो उत्तर मिलने वाला है वो पुरलिंग का मिलेगा, जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी होगी, जहाँ पे ये महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद की बात हो रही होगी। ऐसे तो आपको वैसे ही पता है कि बताइए महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कहाँ आसीत, आप कहेंगे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट नाम लिखिए। अगर आपको स्वयं से भी उत्तर लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने लिखा आर्यभट्ट,
आर्यभट्ट लिख दिया। अब ये पुरलिंग हो गया, ये एक का काम खत्म। अब हमें लगानी क्या है, प्रथमा का एक वचन लगाना है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन अकारांत शब्द में कैसी लगती है? आपको लगेगा बालक में का से अंत होता है तो बालक जैसे रूप होंगे तो उन्हीं का हम बालक जैसे रूप बनाएंगे। नहीं, जिनका अ से अंत हो रहा हो, यानी जिनमें पीछे अस्वर छुपा हुआ हो, उन सब के रूप बालक जैसे बनेंगे। तो बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनाता है? बालकः। राम बनता है रामः, शिक्षक बनता है शिक्षकः, अश्व अश्वः, गजः, ठीक है। तो अध्यापकः, तो आर्यभट्ट हो गए आर्यभट्टः। आपने रूप लिख, आप इससे पूछ के विभक्ति लगा के आप स्वयं भी उत्तर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई हेल्प मिले आप तभी कर पाओ। और फिर अब यहाँ पे हम यहाँ से भी ढूंढ के बता देते हैं कि सह आसीत, वे कौन थे? महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज कह आर्यभट्टः। नाम भी मिल गया, विभक्ति लगी हुई मिल गई कि नहीं मिल गई? तो भाई प्रश्न का हमें प्रश्नवाचक शब्द की लिंग विभक्ति वचन पहचानिए, उत्तर आपको पाठांश में मिल जाएगा। आगे लिखा है कह अचलः अस्ति, बताइए कौन अचल होता है? तो कहाँ लिखा है? अचलः। अचल कौन होता है? कहेंगे कह लिखा हुआ था, कह ने क्या बताया कि पुल्लिंगवाची मिलना चाहिए, तो सूर्य मिल रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन होनी चाहिए, बोले बिल्कुल है। आप कहेंगे नहीं सूर्य तो सूर्यो लिखा हुआ है। आप कहेंगे नहीं सूर्य अकारांत कहाँ है, ये तो सूर्यो लिखा हुआ है, अर्थात इसमें प्रथमा विभक्ति कहाँ है? इसमें प्रथमा विभक्ति ही है। पूछे कहाँ? ओ की मात्रा किसी विभक्ति में नहीं आती, तो वो कहाँ से आई? फिर ये आई है, ये ओ की मात्रा जो आती है वो किससे आती है? विसर्ग की उत्व संधि से आती है। विसर्ग के बाद में अ हो, यानी विसर्ग के बाद में स्वर हो, 3 4 5 हो, 3 4 5 यानी व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, कचट तप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। उनके पहले और दूसरे अक्षर छोड़ दो तो तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर आ जाए, या फिर यारा लावाहा आ जाए, तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और इन्हीं के अक्षर परे रहने पे रा में भी बदलता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि विसर्ग के पहले अगर कोई मात्रा लगी हो। आप कहोगे ये मात्रा रा तो लगी है, अरे भाई मात्रा नहीं है, ये स्वर नहीं है, ये तो रा है, जो कि आधा यहाँ पे रा था लो जाके ऊपर आ गया, ये कोई स्वर नहीं है, रा तो व्यंजन है, तो ये मात्रा नहीं है। मात्रा क्या है? बोले मात्रा तो ये है कि इसमें छुपा हुआ स्वर, इसमें अगर आ छुपा हुआ है तो विसर्ग ओ में बदलेगा, और इसमें अगर कोई अन्य मात्रा है आ को छोड़ करके तो फिर वो क्या बन जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा था, यहाँ पे अचल लिखा हुआ था शब्द, सूर्य अचलः लिखा हुआ था, सूर्यः अचलः लिखा था। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में स्वर आया, यानी आगे पीछे दोनों तरफ अ आया, तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया। और ये जो अ बहुत स्वाभिमानी होता है, या तो किसी अक्षर में आदि व्यंजन में जुड़ जाएगा। अब भाई आदि व्यंजन में क्यों नहीं जुड़ रहा? यहाँ पे ओ की मात्रा हो गई, उसने कहा नहीं व्यंजन में जुड़ना नहीं है, हमें तो अपना पूर्व रूप संधि का नियम लगाना है, तो अपने चिन्ह को छोड़ के हट गया, तो अवग्रह उसके स्थान पे आ गया। तो इसका मूल रूप क्या बना? हमें सूर्यो ना होके कि यही मूल रूप क्या है इसका? सूर्यः। पुल्लिंग भी है, प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप लगा है, उत्तर है हमारा। ठीक है, तो आप लिख देंगे सूर्यः अचलः अस्ति। इसी को वाक्य में भी बना सकते हो, कह के स्थान पे सूर्यः लिख दो, अचलः अस्ति प्रश्न में से उठा के लिख दो, प्रश्न बन गया, पूर्ण वाक्य का हो गया उत्तर। आगे लिखा है स्वकीय अक्षे का घूर्णति, अपने अक्ष पर कौन घूमती है? का ने कहा हम कहाँ से आए हैं? स्त्रीलिंग से आए हैं। किम के स्त्रीलिंग से आए हैं, जिसमें के प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। अर्थात हमें उसको देखना है, उस शब्द को ढूंढना है जो स्त्रीलिंगवाची हो और जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन हो, और साथ साथ में वो ये बता रहा हो कि स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है। तो हमने क्या कहा था? क्रिया के बाद यहाँ देख लेना। तो बोले कौन घूमती है? पृथ्वी। चला घूमती है, चला घूमती है, या घूमती है, चा घूमती है। तो कहेंगे पहले हम नाम को पकड़ेंगे, सर्वनाम को क्यों देखें हम?
तो कहेंगे चलायमान क्रिया को क्यों देखें, यहाँ तो पृथ्वी शब्द हमारे पास लिखा है जो स्त्रीलिंग भी है और प्रतिमा का एक वचन लगा हुआ है, नदी जैसे रूप है। ईकारांत शब्द और आकारांत शब्द, बड़ी ई की मात्रा के अंत होने वाले शब्द और बड़े आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं, जिनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नदी नदी रहती है, स्त्री स्त्री रहती है और हमारी पृथ्वी पृथ्वी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। लिखा हुआ है का प्रचलिता रूढ़ी, कौन सी प्रचलित रूढ़ी को आर्यभटेन प्रत्यादिष्टा, जिसका खंडन आर्यभट्ट ने किया। तो अब आ गई पूर्ण वाक्य की बारी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बता सकते हैं प्रत्यादिष्टा, किसका उन्होंने खंडन किया। तो अब यहाँ से आप लिख दीजिए पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता, इस परंपरा का, इस प्रचलित रूढ़ी परंपरा का तेन प्रत्यादिष्टा पूर्ण वाक्य बनाना है। अब हमें एक पद नहीं ढूंढना है कि हमें सही विभक्ति वाला उत्तर ढूंढना हो, पूर्ण वाक्य बढ़िया उठाया और लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा है कह सिद्धांत सर्वप्रथम तेन प्रवर्तितः, कि कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो उनके द्वारा कौन सा किया गया कि सूर्य अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, यही सिद्धांत उनके द्वारा प्रवर्तित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं भाष्यकार में। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति वाक्य, एक वाक्य दे दिया। अब इस वाक्य से जो जुड़े हुई आपसे चीजें पूछ ली जाएंगी कि बताइए कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, यहाँ पे विशेषण क्या बन रहा है। आपसे इस एक वाक्य, इन 3 शब्दों से ही कितनी चीजें पूछ ली जा सकती हैं। यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, यानी पृथ्वी की विशेषता बताई जा रही है कि वह स्थिर है, हो गए। और है शब्द वृत्त धातु अभी अपन ने पढ़ी, वर्तते है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वर्तते क्रियापद से कह कर्ता, बताइए वर्तते जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, पृथ्वी है या स्थिर। होने की बात कौन हो रही है, कर्तरी प्रथमा, तो प्रथमा, और कहेंगे स्थिरा में भी तो प्रथमा है, लेकिन संज्ञा को पकड़ेंगे हम, विशेषण को नहीं देखेंगे, विशेषता को नहीं देखेंगे, विशेष होगा, जो संज्ञा होगा, जिसकी बात हो रही है, जो क्रिया कर रहा है उसको ढूंढेंगे। तो पृथ्वी है, अब वो स्थिर है, चलायमान है, अचल है, जो भी है उसकी जो भी विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण को छोड़ देंगे। हम कहेंगे जो है शब्द कह रहा है कि है, क्रिया का अर्थ, वर्तते का अर्थ क्या होता है, तो वो क्या है, कहेंगे पृथ्वी है। अब वो कैसी है वो बात छोड़ दीजिए, हमें तो कर्ता पूछना है कि है कौन, कहेंगे पृथ्वी है, तो पृथ्वी हमारा कर्ता हो गया। किम विशेषणम पदम अत प्रयुक्तम, बताइए यहाँ पे विशेषण कौन सा है, तो ये क्रिया है, पृथ्वी की विशेषता बताई जा रही है कि वह स्थिर है, तो स्थिर यहाँ पे स्थिरा शब्द हमारा विशेषण बन गया। विशेष्य पूछ लेते तो पृथ्वी बता देते कि यहाँ पे स्थिर शब्द पृथ्वी की विशेषता बता रहा है, तो पृथ्वी विशेष्य हो गई। अस्ति इति क्रियापद से कह पर्याय अत प्रयुक्तम, अस्ति का अर्थ होता है, अस्ति अर्थ क्या होता है, इसका पर्याय क्या प्रयुक्त हुआ है, वर्तते आया हुआ है, एक ही बात होती है। वृत्त धातु, अस धातु, भू धातु, ये तीनों ही धातु होने का ही अर्थ बताती हैं, ठीक है ना। अब विलोम पदम चित्वा लिखत, अब आपको जो गद्या जो पाठांश दिया हुआ था वहां से आपको विलोम पदों को चुनना है और लिखना है। अब क्या लिखा है, पूर्व दिशायाम, इसका विलोम क्या होगा, पश्चिम दिशायाम। चलह का उल्टा क्या आएगा, अचलह, चलह यानी चलायमान, तो सूर्य अचलह पढ़ा है अभी अपन ने, हमने अभी तोड़ के बताया था पाठ्यांश में से, तो उसका विलोम पद हो गया अचलह। अगला संधि विच्छेद वा क्रियताम, या तो संधि कीजिए या विच्छेद कर दीजिए। तो प्रति आदिष्टः, तो ई और आ का मेल हुआ तो क्या बना, यण संधि का नियम हुआ। ई का परिवर्तन हुआ या में, तो ता रह गया आधा, या को बना दिया बड़ा क्योंकि बड़ा आ की मात्रा इसमें आके जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, प्र आधा, प्र पूरा, त आधा
और इसके बाद में जो ई या में बदली थी उसमें ये वाला बड़ा आ बन के हो गया या, और बचा हुआ दिष्टा इसमें मिला दिया तो ये हो गया प्रत्यादिष्टा। ठीक है, अब इसमें संधि विग्रह करनी है तो सूर्यो अचलह का हमने अभी बताया था कि यहाँ पे विसर्ग संधि के उत्व संधि का नियम लगा, विग्रह किया तो सूर्य अचलह मूल शब्द निकल के आ गए। आगे है उपसर्गम निर्देशत। अब आपको उपसर्ग बता देना है कि प्रचलिता में बताइए उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग केवल 22 होते हैं, उन, अनु, आ, अव, प्र, निर, निस, दुर, सु, ऐसे हमारे 22 उपसर्ग होते हैं केवल। सुप्र उपसर्ग हो गया और अब उपसर्ग हो गया अभी उपसर्ग भी होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर जिसमें क्या लिखा है, मंजुषाः सहायतया अनुच्छेद पूर्तिम कुरुत। अब लिखा है समाजे यानी समाज में। अब अनुच्छेद को पहले पढ़ेंगे फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा मंजुषा का शब्द आ सकता है। मंजुषा में क्या लिखे हुए हैं, उपहास पात्रम यानी उपहास पात्र, विरोध, नूतना नाम यानी नूतनों का, अब नूतन यानी नए नए का, अब नए किन का, आधुनिकई आधुनिकों के द्वारा, काठिन्यम यानी कठिनता का, सिद्धांत सिद्धांताः एक नहीं कई सिद्धांत की बातें हो रही है। ठीक है, सिद्धांताः बहुवचन का रूप लगा हुआ है। अब हम देखते हैं, लिखा है समाजे विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः, समाज में विचारों का स्वीकार करने में, विचारों का स्वीकरण करने में प्रायः यानी सामान्यतः, सामान्य जन जो सामान्य लोग होते हैं, अनुभवंती अनुभव करते हैं। अब क्या आएगा, अब हमारी बात सुनेंगे तो आपको स्वयं से ही यहाँ से उत्तर अपने आप समझ में आएंगे कि हमें क्या लिखने चाहिए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारत के ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्ट को भी अभवत हुआ, आर्यभट्ट का भी, क्योंकि काकी के का स्या लगा हुआ है तो काकी के का, वैसे ही तथैव तथा एव शब्द से यानी वैसे ही आर्यभट्ट का भी हुआ। अब क्या हुआ देखें, क्योंकि उन्होंने नया सिद्धांत दिया था, नियम बताया था। लोग जो पहले कहते थे ना कि सूर्य ग्रहण होता है तो राहु केतु उसका कारण होते हैं, राहु खा जाता है या कुछ कर जाता है, ऐसी चीजें थी। लेकिन आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने में क्या होता है, 3 कारण होते हैं, राहु केतु कारण नहीं बनते हैं। यहाँ पे केवल सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये 3 कारण ही होते हैं। सूर्य हमारा अचल होता है, पृथ्वी चलायमान होती है। ये सारे सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिए। सोचिए, तो आर्यभट्ट का भी अभवत हुआ। अब क्या हुआ देखेंगे, तस्य अपेक्षिताः, उनके उपेक्षित किए गए, अपेक्षा नहीं की गई, उपेक्षित किए गए, मतलब ये कहा गया ये फालतू की बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि भाई रूढ़ी परंपराएं चली आती हैं, उनका खंडन करना बहुत मुश्किल होता है। भले ही आप सही भी हो, तब भी अपनी सही बात को सही साबित करना भी बहुत मुश्किल काम होता है समाज में। सह यानी वे, उन्होंने क्या, उन्हें क्या हुआ, उनके साथ में कि वह पंडितम मन्या नाम, पंडित मानने वालों के जातः हुए। ये पंडित अपने आप को, वे अपने आप को जो पंडित मानने वाले थे उनके द्वारा क्या हुए, जातः यानी हुए, क्या हुए अब हम देखेंगे। आगे लिखा है वैज्ञानिकैः तस्य सिद्धान्ते समादरः प्रकट, वैज्ञानिकों के द्वारा उनके सिद्धांतों को सम आदर प्रकटित किया जाता है, क्योंकि भाई उनने जो आज के जो वैज्ञानिक जिन चीज़ों पर खोज करते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, उन सब की शुरुआत किन्होंने की, आर्यभट्ट ने की। दिशा में ही परिवर्तन कर दिया, लोगों की सोच में परिवर्तन कर दिया। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा अनुच्छेद कैसे बनेगा। हम कहेंगे समाजे विचाराणाम, समाज में विचारों का, बोले कैसे विचारों का, उपहास पात्र विचारों का। अब विचार शब्द की विशेषता बतानी है, क्योंकि कैसे विचारों के, विरोध या नूतना नाम, नए विचारों का। तो कहेंगे नूतन शब्द, विचाराणाम, नाम नाम, भाई भाई, यानी दोनों में समान विभक्तियां अर्थात विशेषण विशेष्य बन रहे हैं। तो इसका यही हमारा सही यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा कि समाज में नूतन विचारों का स्वीकरण करने में प्रायः सामान्य जनों को अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है, विरोध होता है या काठिन्यम, कठिनता का अनुभव होता है, कठिनता को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट को का भी हुआ, क्या हुआ, विरोध हुआ, विरोधः अभवत् तस्य,
उनके उनके क्या थे, कहेंगे सिद्धांतः उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया। सह वे पंडितम मन्यानाम, पंडित अपने आप को पंडित मानने वाले, अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानने वाले, अपने आप को चतुर विद्वान मानने वालों का के क्या हुए, उपहास पात्रम जाता, उपहास पात्र बने। अरे उपहास, हंसी मजाक उड़ाया गया, क्या आता है, कुछ नहीं आता है, देखो कैसी बातें कर रहे हैं, हमने यहाँ पढ़ा, हमने शास्त्र पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, दुनिया की बातें। लेकिन आधुनिक ही वैज्ञानिक ही है, देखिए आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, वैज्ञानिक शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि कौन से, बोले आज के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा। तो यहाँ देखिए तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, भाई भाई, समान विभक्ति, विशेषण विशेष्य। तो आधुनिक ही वैज्ञानिक ही है, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्य सिद्धांते, उनके सिद्धांतों में आज समादर, उनके सिद्धांतों पर आज सम आदर यानी अच्छा आदर प्रकटित किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा अनुच्छेद पूरा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शब्दार्थान मेलन। अब शब्दों के अर्थ का आपको मेलन करना है। जैसे आकलन, आकलन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को गिनना, गिनने को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, गणना। ठीक है, गण धातु गणना। ठीक है, आकलन शब्द का शब्दार्थ बनेगा लोके, लोक, लोक यानी संसार, लोक में लगी सप्तमी विभक्ति अर्थात यानी, तो अब हमें क्या देखना है, लोक का पर्याय क्या हो सकता है, लोक को जगत भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं। तो संसार में सप्तमी विभक्ति लगी है, संसार इसका समानार्थक बनेगा, शब्दार्थ बनेगा या पर्याय बनेगा। तो शब्दार्थ लिख दें, पर्याय लिख दें, शब्द समानार्थक लिख दें, बात एक ही है। स्थिरा, स्थिर यानी एक जगह जो चलायमान ना हो, जो एक जगह पे खड़ा रहे, स्थिर। तो अचल, जो चले ही ना, वो स्थिर है। चलह, चलने वाला यानी गतिशील। निकषा, निकषा निकट, समीप, समीप, बात एक ही हो गई। रूढ़ी, रूढ़ी क्या होती है, प्रचलित प्रथा यानी एक ऐसी परंपरा जो चली आ रही है। प्राथम्येन यानी प्रथम, सबसे पहले, तो कहेंगे सर्वप्रथमम। तो ये भाई इनके शब्दार्थ हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है अधोदत्तानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के आपको लिंग विभक्ति वचन पहचानने हैं। तो इनके लिए तो भाई शब्द रूप याद होंगे तो फटाफट कर लेंगे। जैसे पृथ्वी है, क्या लिखा है, पृथ्व्या लिखा है, इसको पृथिव्याह कर लेंगे हम। पृथिव्याह, याह कहाँ लगाया जाता है, थोड़ा सा याद रखिए। अगर हम बार बार कहते हैं कि अगर आपने अकारांत और आकारांत शब्दों को याद किया है तो ये बहुत सारा सरल चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। तो पृथिव्याह शब्द, तो पहले तो लिंग बताओ कौन सा है, पृथ्वी कौन है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। दृष्टि स्त्रीलिंग है, बन रहा कि नहीं बना। अब ऐसे देखिए, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, याह लगाया है, कहाँ आता है यह, पंचमी या षष्ठी के एक वचन में, दृष्टि ही प्रथमा के एक वचन में। पदार्थान, कैसे, पदार्थ शब्द अकारांत शब्द हो रहा है, कौन से, आन कहाँ लगाया जाता है, आन शब्द कहाँ आता है, कहेंगे। अब देखिए यहाँ से, अब आपने जैसे मान लिया कि पदार्थ शब्द अकारांत है, लेकिन अब आप इसका लिंग नहीं पहचान पा रहे, लेकिन हम बता दे रहे कि कैसे पहचानोगे आप। पीछे वाला यहाँ से ये देखिए, इसको पहचानिए, ये क्या लगा है, आन। आन कहाँ आता है, पुरलिंग शब्दों में आता है। बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, पुरलिंग शब्दों में ही आन आता है। नपुंसक लिंग के आता है क्या द्वितीय विभक्ति में, यहाँ देखिए। अभी देखो आपको हम थोड़ा सा यहाँ से है ना परिवर्तन करना आपको सिखाई देते हैं, पहचान करना सिखाई देते हैं। जैसे बालक शब्द के रूप देखिए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में क्या बनते हैं, बालकः, बालकौ और बालकाः। ठीक है, यहाँ क्या बनता है हमारा, बालकम, बालकौ और बालकान। ठीक है, तो जहाँ आन लगा है समझ लीजिए कि पुरलिंग में ही आता है, क्योंकि नपुंसक लिंग के जो प्रथमा द्वितीय के रूप बनते हैं वो तो भाई सबसे अलग होते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले और फलानी,
और फलम फले फलानी समान होता है, यानी आनी आनी लगा होता तो हम देखते, तो हमने पहचाना कि ये कैसा है, हमारा पुल्लिंग वाला शब्द है जिसमें कि द्वितीया का बहुवचन लगा है। ऐसे पद्धति शब्द और कारण शब्द के अब हम इस प्रकार से रूप लिखेंगे कि पृथ्वी को हम लिखेंगे, पहले तो इसको पृथ्वी कर लीजिए, पृथिव्याः स्त्रीलिंग हो जाएगा, षष्ठी और पंचमी में भी कर लीजिए क्योंकि यह जो शब्द आता है वो पंचमी में भी आता है। षष्ठी और पंचमी का एक वचन, दृष्टि शब्द में प्रथमा, क्योंकि केवल इकारांत शब्द में केवल विसर्ग प्रथमा के एक वचन में आते हैं। आन कहाँ आता है, पुल्लिंग के द्वितीया के बहुवचन में। पद्धत्या, अब देखिए पद्धति शब्द इकारांत हो रहा है, इकारांत शब्द हो रहा है और इसमें पद्धति इकारांत मति जैसा रूप बन रहा है। अब यह कहाँ पे आता है, और यह बिना विसर्ग का तृतीया विभक्ति में आता है, और जिसके पहले का स्वर गायब हो गया हो तो पद्धति की ई गायब हो गई पद्धति का, और यहाँ पे या कैसा आया, बिना विसर्ग वाला, वो तृतीया के एक वचन में आता है। कारणात, आत कहाँ आता है, पंचमी में, पंचमी के एक वचन में, लेकिन कारण शब्द ना ही पुरुष की बात बता रहा है ना स्त्री की बात बता रहा है, इसलिए वो नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग पंचमी की विभक्ति में हमारा आत लगाया जाता है। बालक बालकात, फल फलात, पुस्तक पुस्तकात। तो इस प्रकार से ये आपके लिंग विभक्ति वचन हो जाते हैं। अब चलते हैं संधि ही विच्छेद व क्रियताम, संधि और विच्छेद कीजिए। तो तथैव, ऐ की मात्रा कहाँ आती है, वृद्धि संधि में आती है। कहाँ आती है, वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि बनती किससे है, आ और ए के मेल से एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है, वो वृद्धि संधि कहलाती है। अर्थात यहाँ पर ध्यान कीजिए, वृद्धि संधि का नियम, थोड़ा संधियों के नियम थोड़े देख लेते हैं, अपने क्या हो जाते हैं, दोहरा देते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। वृद्धि संधि नियम क्या कहती है, वृद्धि संधि कहती है कि अ के बाद में ए आ जाए या फिर अ के बाद में ओ आ जाए तो इनकी एक एक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको वृद्धि संधि कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और भी होती है, यहाँ पे ह्रस्व के साथ में दीर्घ भी हो सकता है, और यहाँ पे ए के संग में आई भी हो सकता है और औ भी हो सकता है। समझ गए, यानी अ और ए तो मूल है ही, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ दीर्घ भी स्वर हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात लेकिन पहले हम तोड़ने की कोशिश, जब भी अगर हमारे पास ऐ की मात्रा होगी, ऐ की मात्राएं कौन सी होती हैं, दो मात्राएं, अगर दो मात्राएं हमें दिख रही हैं तो पहले तो हम दोनों को ह्रस्व में ही तोड़ेंगे, बाद में हम दीर्घ स्वरों को देखेंगे कि भाई हो सकता है ऐसा तो नहीं कि दीर्घ में टूट रहा हो। औ की मात्रा अगर आपको कहीं दिखेगी तो पहले आप अ और ओ में उसको तोड़िएगा, फिर उसके बाद में दीर्घ वालों को लेना है। तो हमने तथैव को तोड़ा, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, तो हमने कहा ता को अलग करते हैं, वा को अलग कर लेते हैं, थई को तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ा तो थ ऐ से निकला, यानी ये जो ऐ की मात्रा कौन सी होती है, दो मात्रा। कई बार बच्चों को पता है क्या लगता है कि ए की एक मात्रा और ऐ की दो मात्राएं कैसे होती हैं, तो ऐ पे भी दो मात्राएं लगा देनी चाहिए, ऐसे लगता होगा ना कभी कभी आपको कि ऐ की तो दो मात्राएं होती हैं, तो जब हम इसको ऐ लिखते हैं तो इस पे हम दो मात्राएं क्यों नहीं लगाते, कभी ऐसा मन में आया तो होगा निश्चित भाई, ये तो हर एक दिमाग की खुरापात होती है। तो इसकी स्वयं की एक मात्रा होती है, अब जब इसमें एक मात्रा और बढ़ रही है तो ए की तो बढ़ाएंगे, यानी ये जो ऐ की जो दो मात्राएं हैं, अर्थात एक मात्रा तो ऐ इसकी, इसके बदले की, और एक जो इसकी एक्स्ट्रा वाली जो इसको वृद्धि बना रही थी, इसमें इसके स्वर में वृद्धि हो रही थी, एक उसकी मात्रा हुई, अर्थात यानी एक इसकी मात्रा है और एक इसकी मात्रा है, इसलिए दो मात्राएं हैं। इस पे दो नहीं लगाएंगे, ऐसे करते तो फिर यहाँ तीन हो जाती ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया त, ये हो गया थई और ये हो गया वा, इसको तोड़ा, थ ऐ में टूट गया। ऐ किससे बनता है, दो स्वरों से। पहले हम छोटे छोटे स्वरों से तोड़ के देखेंगे, अ से तोड़ेंगे और ए से तोड़ेंगे। तो ए कहाँ जाएगा, वा में, तो एव, बोले बढ़िया बन गया, हमारा अव्यय मिल गया, तो ये तो सही हो गया। आ को तोड़ के देख लेते हैं, तो ता पहले से ही था हमारा आधा था को पूरा किया, तो ये हो गया तथ। अब तथ तो अकेला कुछ नहीं होता है, तो अब हम इसको दीर्घ भी करेंगे। अब जिसको जैसे दीर्घ किया तो ये बड़ा हो गया, तो कहा तथा एव, बोले ये बिल्कुल सही है, तथा यानी उसी प्रकार से। ठीक है, तथा
यथा, यथा यानी जैसा, तथा यानी वैसा, तो यहाँ वैसा ही, तो तथा और एव शब्द से हमारा ये तथैव टूट गया। अब इति अस्मिन, यहाँ जोड़ना है, जोड़ना सबसे सरल होता है, तोड़ने में दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ हर्ष लगाएं, कहाँ दीर्घ लगाएं, उसके लिए आपको शब्द भी पता होना चाहिए सही। इति अस्मिन, इति अस्मिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पहला और इसका आखिरी इनको ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने कहा ति और यहाँ से कहा आ, और बाकी के सब को लिखा रहने देते हैं, उन सब में कोई परिवर्तन नहीं था। ई इधर लिखा रहने देते हैं, मैंने यहाँ लगा रखा, कोई समस्या नहीं है। अब इसको तोड़ो, इसको भी वही वो जो ब्रैकेट में हम करते हैं ना कि तोड़ते जाओ और बाहर निकालते जाओ, तो इसको तोड़ा तो ये किससे टूटा, त और ई से और आ। अब बात हमें स्वरों में लग करनी है बात, तो ता का कोई काम नहीं है, तो ता को भी निकाल दिया बाहर, तो ये ई बाहर लगा, तो ता इसके साथ में आके बैठ गया कि भाई इन्हें आपस में झगड़ने दो, इन्हें जो करना हो वो करने दो। अब ई उ री री इको यणची सूत्र से ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब ई के बाद ई ना दिखे, ऊ के बाद ऊ ना हो, री के बाद री ना हो, री के बाद री ना हो, तो ई को यणची, इक हमारा यण में बदल जाता है, यानी ई हमारी या में, ऊ हमारा वा में, री रा में, री ला में बदल जाता है, तो ई के स्थान पे या बदल जाएगा और वो भी होगा आधा, ध्यान कीजिएगा, वो भी कैसा होगा, आधा। और आधा जो होगा वो आगे वाले स्वर को अपने साथ में मिला लेगा, उससे मित्रता कर लेगा, कहेगा कोई झगड़ने में कोई दिक्कत, कोई असार्थकता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो अब ये आ जाएगा, ये कहेगा तो भाई हम लोग भी आ जाते हैं साथ साथ में, तो ये हो जाएगा इत यस्मिन। अब ये जो हलंत होता है, हलंत तो भाई अंतिम व्यंजन के लिए प्रयोग करते हैं, बीच में तो करते नहीं है, तो कहेंगे चलो आधे हो जाओ आप, तो हो जाएगा इत्यस्मिन। क्या बन जाएगा ये, इत्यस्मिन, ठीक है। इति अस्मिन से यण संधि का नियम लगा, तो इत्यस्मिन बन गया, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ लिख दिया इत्यस्मिन। अगले देखे लेते हैं क्या लिखा है, सिद्धांतो अयम। ध्यान कीजिए, हमारी ये एक विसर्ग संधि होती है, ये बड़ी ही अच्छी संधि होती है, इतनी सरल होती है कि ये अपनी बढ़िया पहचान दिखा देती है। ओ की मात्रा के बाद अवग्रह दिख जाए, ओ की मात्रा के बाद में क्या दिख जाए, य र ल व ह दिख जाए, या फिर व्यंजन वर्ग के 3 4 5 दिख जाएं। ये दिख जाने के बाद में सीधे हम जो ओ की मात्रा है उसको विसर्ग में बदल दीजिए, और बाकी के व्यंजन तो जैसे के तैसे रहेंगे, लेकिन अवग्रह जरूर आ में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिद्धांतोयम, सिद्धांतोयम, तो ये हमने क्या किया, सिद्धांत ओ की मात्रा को विसर्ग में बदल दिया, और ये जो अवग्रह था उसको आ बदल दिया, और ये हो गया अयम, सिद्धांतः अयम, हमने ये शब्द बना दिया। आगे लिखा है उपईक्षितः। अब यहाँ पे आ आगे है, तो कौन सी है, आ और ई के मेल से क्या होता है, नया गुण बनता है। क्या गुण बनता है, आ और ई के मेल से ए बनता है गुण संधि का नियम, अ और ई के मेल से ए बनता है। अब ये जरूरी नहीं है कि छोटा ही छोटा हो, बड़े बड़े भी मिल सकते हैं, छोटे बड़े मिल सकते हैं, बड़े छोटे मिल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बनेगा। तो यहाँ पे हमने कहा उप और ईक्षितः की, अब हमने प में छुपा हुआ, पा में छुपा हुआ अ बाहर निकाला, आ अलग निकालिया और ई को अलग कर दिया, ठीक है। बाद में क्या था, शिता लिखा हुआ था, इसको जैसा का तैसा लिख दिया, क्योंकि इन में हमें परिवर्तन, आ और ई से ए बना, आई नहीं बनता है, आई वृद्धि में बनता है, क्योंकि आ के बाद जब यहाँ पे ए आई हो जाता है तब आई बनता है, आ के बाद ए बनने से पहले गुण बनता है, फिर इन दोनों का मेल हो के तब वृद्धि आती है।
ऐसे ही हमारी ये संधि का क्रम चलता है। पहले सवर्ण मिलते हैं तो दीर्घ बनता है, फिर सवर्ण के बाद ये कहता है हम दूसरे स्वरों से दोस्ती करेंगे तो ई और ऊ से करता है तो नया गुण निकलता है, नए गुण निकलते हैं तब इनसे होती तब वृद्धि बनती है। फिर ये वाले आगे आ जाते हैं तो यण हो जाता है, फिर ये वाले आगे आ जाते हैं तब फिर हमारी अयादि संधि बनती है। तो ऐसे क्रम बन जाता है संधियों का, ठीक है ना। तो ए बना, ए जाएगा कहाँ, बोले जहाँ से टूटा था उसी के पास जाएगा। तो ए की एक मात्रा होती है। स्वर कभी भी इस प्रकार से नहीं जुड़ता कि आप ऐसे लिख दें, उप ए लिख दें, नहीं, आपको उस आधे व्यंजन में उसकी मात्रा को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा उपे, आगे से लिख देंगे क्षिता, तो हमारा बन जाएगा उपेक्षिता, ठीक है। तो उपईक्षिता शब्द हमारा बना उपेक्षिता, ठीक है। चलिए पुनरपि, पुनरपि, अभी यहाँ पे हमने आपको एक उत्व संधि की नियम बताया था। क्या कहा था, विसर्ग के बाद यर लव हो, बार बार बताएंगे ना, याद हो ही जाएगा फिर तो या फिर 3 4 5 हो या फिर कोई स्वर हो, तो विसर्ग उत्व संधि के नियम से ओ में बदल जाता है। लेकिन कंडीशन ये होती है आगे वाला जो व्यंजन खत्म हो रहा है जिसके बाद विसर्ग लगा है उसमें आ होना चाहिए, तब ओ में बदलेगा। लेकिन कहा कि अगर आ नहीं हुआ तो कोई अन्य मात्रा हुई, तो ई हुई, ऊ हुई या कोई और हुई तो क्या करोगे, तब फिर ये हमारा जो विसर्ग है वो ओ में ना बदल के रा में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। क्या हुआ, ये लिखा था पुनरपि, तो अब हम रा को, क्योंकि रपि तो कुछ होता नहीं है, रा कहाँ से आता है, रा विसर्ग से आता है, रा को तोड़ा, र आ में टूट गया तो आ तो बन गया अपि। अब ये हमारा क्या बन गया, पुनर, तो र कहाँ से आता है आधा, र विसर्ग से, तो यहाँ पे हमने कह दिया पुनः और अपि, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर तो है मात्रा, इसलिए ये पुनः अपि हमारा पुनरपि शब्द बन गया। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से संधि और संधि विग्रह हमने करवा दिए। ठीक है, चलते हैं अब अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से, ये तो पहले आपके हमने उत्तर बता दिए, सो आप लिख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मति के शब्द रूपों को पूर्ण करना है आपको। तो मति ही मति, मतयः, मतिम और द्विवचन के दोनों एक जैसे होते हैं, तो यहाँ मति लिख देंगे और हमारा सही हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, मत्यई, लतायई, तो मति हो जाएगा मत्यई। यहाँ पे क्या होगा, बोले हमने कैसे याद करवाया था आपको कि तृतीया के बहुवचन में भी ही होता है, तो मति भी ही हो जाएगा। यहाँ पे पंचमी और चतुर्थी एक जैसे होते हैं, मतिभ्यः, मतिभ्यः हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, षष्ठी में जैसे पंचमी होता है मत्याह या मते, तो पंचमी और षष्ठी एक जैसे ही होते हैं, तो मत्याह मते हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा हे मति हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे रूप जाएंगे। मति मति, मतयः, मतिम मति मति, यहाँ मति भी हो जाएगा, मतये या मत्यई हो जाएगा, मतिभ्याम हो जाएगा भाई, क्योंकि ये हमारे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन एक जैसे ही होते हैं, सभी में भ्याम लग जाएगा, यहाँ मतिभ्यः हो जाएगा। पंचमी और षष्ठी एक जैसे होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द रूपों में देखिए अकारांत शब्दों में अंतर होता है, बाकी के शब्द रूप आप देखने शुरू करेंगे ना, तो उसमें पंचमी षष्ठी एक जैसे मिलेंगे आपको। अब जैसे लता, लतायाम बनता है, तो हम लतायाम जैसा भी बना सकते हैं, मत्याम भी बना सकते हैं, और हरि जैसा हरऊ बनता है तो मतऊ भी बना सकते हैं। हमने कहा था ना कि हरि और मति के रूप एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हरि बनता है हरेह, हरेह, तो आप मतेह, मतेह भी बना सकते हो। और यहाँ पे लता का अनुसरण करके आप जैसे लतया, लतयाह, लतयाह बनता है, वैसे ही मत्याह, मत्याह भी बना सकते हैं। तो ये हमने आपको खूब अच्छे से करवाए हैं शब्द रूप। इस तरह से ये हो जाता है टेस्ट पेपर आपका पूरा। ठीक है, और ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च जब करते हैं
तो जब बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो हम जो पढ़ना चाहें तो कहो वो भूल के और दुनिया की चीज़ों पे हम उलझ जाते हैं। लेकिन सिर्फ हमें जब पढ़ाई पे ही अब जब ध्यान केंद्रित करना हो तो आप या तो एप्लीकेशन पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए। दोनों में ही रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे लगने नहीं है। चैनल को बच्चे कहते हैं मैम ज्वाइन करना है, पेड है, बिल्कुल नहीं है। केवल आपको कोई ऑफ़र कोई कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सब्सक्राइब करना है। बटन दबाया, नोटिफिकेशन के लिए इसलिए दबा दीजिए बेल, जिससे पता चलता रहे कि भाई कौन कौन सी वीडियोज़ आ रहे हैं। बस सिंपल सा काम है, जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं बस। कोई पैसे नहीं देना है, कोई वीडियो का चार्ज नहीं है। आप सीधे वेबसाइट पे गए, आपने लिखा गूगल पे magnetbrains.com या फिर एप्लीकेशन खोली तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो गया। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में सारी चीज़ें दिख गई कि आपको जाना कहाँ पे है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, कहाँ जाना है आपको। इंग्लिश मीडियम में जाना है। 8th क्लास पे पहुँचे, 8th क्लास के सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ NCERT व्याकरण दोनों दी हैं संस्कृत की। NCERT में गए आप तो NCERT के चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर एक पार्ट के पता है कि कितने कितने लेक्चर हुए हैं। जाइए पहले उसको पढ़िए। आर्यभट्ट के कितने 2 लेक्चर हुए हैं, पहले इनको पढ़िए। ये पढ़ने के बाद में फिर टेस्ट पेपर डाउनलोड करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। जब नहीं कर पाए उसके बाद में फिर वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें जो जितने भी जो टेस्ट पेपर आप हल कर रहे हैं उससे आपका एक तरह से रिवाइज हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें आई। चलिए तो मिलते हैं। हमारा अगला जो अंतिम पार्ट रह गया है प्रहेली का, उसका टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।